इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, उसके बाद में विधायी शक्तियाँ, उसके बाद में न्यायिक शक्तियाँ और उसके बाद में अन्य शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख शक्ति कार्यपालिका शक्ति है। संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार हैं। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली शक्ति है कानूनों को लागू करना व व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। संघीय कानूनों का मतलब है अमेरिका की जो विधायिका है, जिसका नाम कांग्रेस है, उसके द्वारा बनाए गए कानून। तो राष्ट्रपति संघीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन कानूनों को कम कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन कानूनों को लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी दूसरी शक्ति। दूसरी है प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के अनुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर सकता है। तो ये हो गया प्रशासन का संचालन करना, यानी कि प्रशासन का संचालन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसका दायित्व राष्ट्रपति का होता है। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी तीसरी शक्ति। तीसरी है नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, राजस्व अधिकारियों और सेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सीनेट के द्वारा इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी चौथी शक्ति, सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषकर राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। तो सीनेट के प्रति शिष्टता क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अपनाई गई एक प्रक्रिया जो संघीय पदों पर नियुक्त करते समय अपनाई जाती है। अब देखते हैं ये क्या होती है। यह एक परंपरा है
जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में परामर्श करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं संघीय पदों पर, जब राष्ट्रपति उन पदों पर नियुक्ति करता है तो सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। उसके अलावा एक परंपरा यह भी है कि यदि राष्ट्रपति राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर कोई नियुक्ति कर रहा है तो उस राज्य से संबंधित जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनसे परामर्श करता है। यदि राष्ट्रपति सीनेट के सदस्य से परामर्श नहीं करता है तो सीनेट नियुक्तियों को रद्द कर सकती है। और सीनेट क्या है? जो अमेरिका की विधायिका है जिसका नाम कांग्रेस है, उसका उच्च सदन है। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी पांचवी शक्ति। पांचवी है क्षमादान का अधिकार। अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्वक्षमा भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। तो राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह अपराधियों को क्षमा कर सकता है, उनकी सज़ा को ख़त्म कर सकता है या उनकी सज़ा को आगे कर सकता है या कम कर सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उस पर दो प्रतिबंध होते हैं। प्रथम, राज्यों के कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति केवल जो संघीय कानून हैं उनके विरुद्ध किए गए अपराधियों को ही क्षमा कर सकता है। राज्यों से संबंधित दंडित किए गए अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति महाअभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। अब कार्यपालिका संबंधी छठी शक्ति है विदेशी संबंधों का संचालन। अमेरिका की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ अमेरिका के विदेशी संबंधों का संचालन करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करता है। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण शक्ति विदेशी राज्यों से संधियां करना है। इनकी विदेशी राज्यों से या दूसरे राष्ट्रों से संधियां कौन करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। इन संधियों के लिए सीनेट का समर्थन आवश्यक है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौते करता है। जो प्रशासकीय समझौते होते हैं उनके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन जो संधियां होती हैं उनके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की पहली शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, और उसमें हमने
6 प्रकार की शक्तियों को पढ़ा है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति। दूसरी शक्ति है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का मतलब है जो अमेरिका की विधायिका है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, उससे संबंधित शक्तियाँ। शक्ति पृथक्करण पर आधारित होने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, इस कारण जो राष्ट्रपति है उसको प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अब शक्ति पृथक्करण क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इस पर पहले से वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए हैं। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। अब देखते हैं कि जो अमेरिका की कांग्रेस है या विधायिका है या विधि निर्माण की प्रक्रिया है, उससे संबंधित राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजता है। इस संदेश में प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो पहली विधायी शक्ति कौन सी हो गई? कांग्रेस को संदेश भेजना। दूसरी है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन पर मतभेद होने पर वह इन्हें स्थगित कर सकता है। यानी कि यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में आपस में स्थगन को लेकर के मतभेद हो जाए तो फिर किसके पास शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। लेकिन यदि दोनों सदनों में मतभेद ना हो तो फिर राष्ट्रपति को स्थगन का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि कोई आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो राष्ट्रपति कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि वह अधिवेशन की समाप्ति के बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित करेगा। तो जो राष्ट्रपति है वह साधारण परिस्थितियों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बुला सकता, लेकिन यदि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस अधिवेशन को कुछ दिनों तक और चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, निवेदन कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति के अनुरोध को कांग्रेस नहीं मानती है तो राष्ट्रपति धमकी दे सकता है कि यदि तुमने अपना अधिवेशन आगे नहीं बढ़ाया तो फिर मैं विशेष अधिवेशन बुलाऊंगा। अब देखते हैं विधायी शक्तियों में तीसरी शक्ति। तीसरी है निषेधाधिकार की शक्ति या वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या होती है कि वीटो पावर ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है जिसके प्रयोग होने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद विधेयक के कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यानी कि कोई भी विधेयक जब कांग्रेस से पास हो जाएगा तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि
सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर दो प्रकार की होती है। पहली है विलंबकारी सस्पेंसिव वीटो, दूसरी है जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। अब देखते हैं कि ये वीटो क्या होते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इसे विलंबकारी वीटो कहा जाता है। तो विलंब का मतलब होता है देरी कर देना। तो राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो के तहत कुछ दिन की देरी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति एक बार विधेयक को अस्वीकृत कर देता है, उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, और यदि कांग्रेस अपने 2/3 बहुमत से विधेयक को फिर से पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बोलते हैं विलंबकारी वीटो। अब आगे देखते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और उस समय कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति 10 दिन तक इसे अपने पास रख सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही विधेयक कानून बन जाता है। यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसे जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। तो पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि अपनी जेब में डाल करके बैठ जाना। तो राष्ट्रपति विधेयक को 10 दिन तक अपनी पॉकेट में रख सकता है। उसके बाद वह विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही कानून बन जाता है। अब देखते हैं विधायी शक्तियों में चौथी शक्ति। चौथी है कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को नकारात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है। नकारात्मक का मतलब होता है जिसके प्रयोग करने से कोई कार्य न हो पाए। राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन संबंधी आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल कानून की मोटी रूपरेखा ही तैयार करती है और इसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे दिया जाता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। ये हो गई विधायी शक्ति। तो प्रदत्त व्यवस्थापन या कार्यपालिका आदेश दोनों की लगभग एक ही बात होती है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है कि अपना कार्य दूसरों को सौंप देना। तो जो अमेरिका की कांग्रेस है वह कानूनों की मोटी रूपरेखा ही तैयार करती है, उसके लिए नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। अब राष्ट्रपति की 2 शक्तियां हो चुकी हैं। पहली थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और दूसरी थी विधायी शक्तियां। अब तीसरी है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वह इन्हें पद से नहीं हटा सकता। अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वह
महाअभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर सकता। तो ये हो गई तीसरी शक्ति, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब है न्यायालय से संबंधित शक्तियां। अब चौथी शक्ति है राष्ट्रपति दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दल के नेता के रूप में विधि निर्माण का कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। इसका मतलब है कि जब राष्ट्रपति के राजनीतिक दल को सीनेट में और प्रतिनिधि सभा में यानी कि कांग्रेस में बहुमत नहीं होता है तो अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने में समस्या आती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की पांचवी शक्ति है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होने के कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। तो ये हो गई हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया है, तो थोड़ा सा आप गौर कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा।